बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई। अब अब आगे हम आज की क्लास को आगे चलाते हैं। जैसा कि एक सिस्टम है हमारे यहाँ पे कि हम लोग अपनी जो क्लास है वो शेयरिंग से शुरू करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी की कोई अच्छी शेयरिंग है तो डिजिटल हैंड रेज करें। संजीव पुरी जी ने हैंड रेज करा है। राजेश जी उनको अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार भाई, देखो आप लोग से इंस्पायर होकर कुछ काम किया था और अभी रिलायंस के फेम क्लब पे जो फाइनल 4 अवार्ड थे वहां पे कतर में था। वहां जाके लगता है कि उस माहौल में जाके हमें एक बार महसूस हो जाता है कि हम क्या हैं। मतलब हम सोच रहे होते कि हमने काम सीख लिया, आगे बढ़ गए, बहुत कुछ कर लिया, और वहां जाके माइंड ना खुलता है एकदम ऐसे है कि लगता है यार ये तो ओशियन है, हम तो उसमें सिर्फ एक ड्रॉपलेट है। तो माहौल का एक असर, ये मैं बता, मेरा मैसेज सिर्फ एक ही है कि अगर हम उस विनर्स के माहौल में रहते हैं, जैसे मैं एफपीआरटी की रेगुलर क्लास अटेंड करता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ अपने आप में हर वीक कुछ नई एम्पावरमेंट में लगती है। वैसे उस माहौल में जाके जो सीखने को मिलता है वो एक अलग ही लेवल का सीखने को मिलता है। उस हायर मैनेजमेंट के साथ जाके कुछ आप भी लोग मेरे से ज्यादा जाते हैं, बट हायर मैनेजमेंट कितना कम्युनिकेट कर वो नहीं करता, पर उससे मैटर करता है कि हम लोग उनके बीच में आ रहा रह है के क्या? एजेंट एक भैया मिनट के बीच में सब, क्या अरे सीख कौन है पाते हैं। ये, सबको म्यूट कर दो यार। तीन और एक। वो राजेश देख यार क्या है सब सिस्टम यार, कौन कर दिया उसको म्यूट कर दिया। ठीक है। बोलिए संजीव सर, सॉरी। हाँ सर, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वहां पे मैं 4 दिन रहा हूँ। मैं 4 दिन में वहां जाके पहले तो पता चला जी मुझसे नेक्स्ट क्लब वाले जो हैं वो लोग अभी 3 दिन आगे जर्मनी में जा रहे हैं, और उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनको कतर एयरवेज में ले जा रहा है, हम लोग को एयर इंडिया में ले जाएगा। तो ऐसा डिफरेंस ये इसलिए कि परफॉर्मेंस का डिफरेंस है। अब वो परफॉर्मेंस वो सब वो बात कैसे कैसे करते हुए एक अलग चीज होती है, बट ये है कि इसका मतलब हमारे लिए विंडोज ओपन है, एवेन्यूज ओपन है। कमी हमारे में है, हमें सीखने की जरूरत है। आज ये मैं मेरा मैसेज यही होगा कि हम जितना सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे, और जिस माहौल में रहेंगे वैसे ही बन पाएंगे। इससे ज्यादा और करने क्या चाहूंगा। छोटा मोटी बड़ी बात हो जाएगी, अदरवाइज आप लोगों के सामने कुछ बोलूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। संजीव जी बिल्कुल सही कहा आपने। माहौल का एक बहुत जैसे एक बोला जाता है ना, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो वो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप जिस संगत में आप रहते हो आपकी परफॉर्मेंस उसी संगत में होती है। यदि आप ऐसी संगत में रहते हो जहाँ पे लोग डिमोटिवेटेड लोग होते हैं, जिनको सिर्फ बुराइयां दिखती हैं, उनको जिनको सिर्फ ग्राहक नहीं दिखते, तो उनके साथ उनको उसके उनकी वैसी ही कंपनी होती है, क्योंकि उनको हमेशा दुनिया में जो कुछ भी है उसमें से अच्छी चीज दिखती ही नहीं है। लेकिन जो लोग हमारी मैं अपनी जब भी मेरे को मौका मिलता है अपने यहाँ पे बोलने का, मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारी जिंदगी में 90 चीजें, 100 में से 90 चीजें अच्छी हैं, लेकिन हम जो बात करते हैं 10 की करते हैं। तो भगवान भी चाहता है कि भाई मैंने जो जिसको ज्यादा दे रखा है वो उसकी बात ये कम कर रहा है, जो कम है वो ज्यादा उसकी बात ज्यादा कर रहा है, तो शायद उसको उसकी ज्यादा जरूरत है, तो वो उसकी वो चीजें 10 से आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो हमेशा लाइफ में ना मैं एक आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से भी और वैसे भी आप लोगों को, सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में अच्छी चल रही हैं। हमें सिर्फ फोकस करना है अच्छी चीजों को देखने से, कि जो चीज हमारी लाइफ में अच्छी है हम उसके ऊपर वर्कआउट करें और उसी का बारे में डिस्कशन करें। ये पावर ऑफ सीक्रेट है कि जो चीज हम बार बार बोलेंगे ना वो हमारी लाइफ में होगी। यदि हम अच्छी बातें बोलेंगे तो हमारी लाइफ में अच्छे वाला ग्राफ बढ़ेगा, यदि हम गलत खराब बातें बोलेंगे तो हमारे लाइफ में खराब वाला ग्राफ बढ़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें अच्छे वाला ग्राफ बढ़ाना है या खराब वाला ग्राफ बढ़ाना है। ये मेरा आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ इतनी कोशिश करो जो चीज सिस्टम के अंदर थी वो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं एक किसी स्पीकर को सुन रहा था, उसमें था कि माई डोंट थिंक कि माई वे इज हाईवे, मतलब हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ये कभी मत सोचो। उसका दूसरा पार्ट भी हो सकता है ना जो, तो आप सिर्फ उसमें ये देखिए कि उस जो सामने वाले ने या कहीं पे जो आपकी लाइफ में जो भी चीजें अच्छी हैं उसमें से सोचिए कि हमें उसके अंदर से इंक्रीमेंट कैसे करना है और कैसे अच्छी बढ़ानी है जिंदगी को। तो दूसरा डिजिटल हैंड प्रदीप कुमार जी का उठा हुआ है, तो मैं उससे चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर एफपीआरटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे लोगों के साथ जुड़ गए, बहुत मोटिवेशन आ रहा है सर। 10 पॉलिसी का वायदा मैंने आपसे किया था कि हर महीने करूंगा, तो 7 पे पहुंच गया सर। 7 पिछले महीने हो गई थी, 7 इस महीने भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप जी, मैंने जब जनवरी में अपना सेशन लिया था कि हमने ये लिया था कि
हमारा जो अकाउंटेबिलिटी वाला सेशन था कि भाई हम लोग पूरे साल का हम लेंगे कि भाई कैसे ओपन सेशन रखा गया था, उसका पर्पस ही ये था कि हम यदि कोई डिक्लेरेशन करेंगे ना, तो जब आप कोई बड़ा टारगेट बोलते हैं ना और आप छोटा अचीव करते हैं, मान लिया जब जो आप बड़ा टारगेट बोलते हैं और जो आप अचीव करते हैं, आप हिसाब देखना कि वो छोटे से भी कम से कम 2 गुना होता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी पावर अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग कैसे क्या बोल रहे हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसके ऊपर और काम करना है, हमें उसके ऊपर और फोकस करना है, और उससे ये फिर ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी और भी जो आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो एज इट इज चलती रहे और आप दिन पे दिन ग्रो करते रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और किसी की और शेयरिंग है? मैं पता है एक दो बातें इस प्लेटफॉर्म से फिर दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि एक तो कोशिश करके ना अपने कैमरे खोल के रखिए। ये हमारे सुनील भाई बहुत बार बोलते हैं, और बड़ा मतलब हम लोग सारे इतना एफर्ट्स करते हैं कि आज की हर फ्राइडे की क्लास चलाने के लिए, और आप लोग उसमें आप पता नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ अरे यार आप 1 घंटा तो अपने लिए निकालिए ना, आपका अपना वो है आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म है, कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालिए। क्या एक ही घंटे में आपको सारे जिंदगी के काम करने हैं? आप प्लीज मतलब इस सेशन को ये बस सोचिए कि ये फ्री में है, तो वैसे देखा गया है जो चीज फ्री में होती है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल के चल रहे हैं कि ये फ्री सेशन है। हमें एक ही बात समझ आती है कि हमें लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है, और जब हम आप लोगों की जिंदगी में हम जो सेशन करते हैं या कुछ कोशिश करते हैं एक दूसरे, क्योंकि जब मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब लोग ग्रो करें। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, तो हर एक एडवाइजर की लाइफ अच्छी होगी, हर एक इंश्योरेंस प्रोफेशन की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। मैं तीसरे शेयरिंग के लिए मैं पंकज सदाना जी को चाहूंगा कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करके वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले। अतुल जी नमस्कार, बाकी सभी एफपीआरटी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को शेयरिंग ये करना है कि मैं जैसे मेरे को बताया गया था कि हमारे को लर्निंग करना चाहिए। लर्निंग अगर हम करते रहेंगे और ट्रेनिंग हम करते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो अतुल जी से मैं अभी लर्निंग के लिए रिसेंटली कल ही मिला था, तो एक वो शेयरिंग है कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ और उससे मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। और कईयों को मतलब एक संशय होगा कि हम उस पर पैसा खर्च करें या नहीं करें। मेरा एक सबसे यही आग्रह है, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करके भी कर सकते हैं ना, ट्रेनिंग जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कई गुना आपको फायदा होगा। ये मैं आप सबको जरूर आग्रह करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अतुल थैंक जी यू से सर, मिलकर थैंक यू सर पंकज जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो कल हम एक सेशन में थे, और वहां पे भी जब हम जितने भी स्पीकर थे हम उनको सुन रहे थे, तो एक ही बात निकल के आ रही, दो ही चीजें निकल के आ रही थी। पहली चीज निकल के आ रही थी कि लर्निंग, आपको जो यदि अपनी लाइफ में अपने इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू हैव टू बी लर्न, और यू हैव टू लर्न एवरी डे। हर रोज पढ़ना पड़ेगा, हर रोज आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। और दूसरा मीट पीपल और मीट पीपल, ये दो फॉर्मूले बताए गए थे, दो फॉर्मूले थे जो मैं समझ पाया कल की मीटिंग्स के अंदर, कि सक्सेस के ये दो फार्मूले हैं। लक अपनी जगह बिल्कुल काम करेगा, लक भी उन लोगों का काम करता है जो लोग एफर्ट्स करते हैं। घर बैठ करके लक काम नहीं करेगा, मैं ये बात समझता हूँ। ये यू आर फॉर्चुनेट कि आपको घर बैठ करके एक क्लासेस मिल रही है, ये भी लक का ही पार्ट हो सकता है, लेकिन आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपके एफर्ट्स है, ठीक है ना। क्योंकि ये सेशन तो बहुत सारे लोगों के लिए है ना, एक पूरे पैन इंडिया में ये में हमारा ये पोस्टर जाता है, लेकिन उस पैन इंडिया के अंदर से कुछ लोगों ने ही ज्वाइन करते हैं, जो सवेरे आते हैं, 100 के करीब लोग आते हैं सवेरे ज्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है ना कि आपने अपने एफर्ट्स करे, लर्निंग के लिए आपने अपने आप को फ्री किया। आज मैं देख रहा था कि हमारे प्रधान श्री राजेश शेदल जी को मैं देख रहा था आज वो अवेलेबल थे, तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द उनसे भी सुने, क्योंकि काफी दिनों से वो कहीं ऑक्युपाइड थे, कुछ और प्रोसेस में लगे हुए थे। तो मैं राजेश सर को का पहले तो स्वागत करता हूँ अपने परिवार के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि उनसे 2 वचन सुने। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ अपने मित्रों से। मैं लंबे समय से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चल रहा हूँ। कारण ये है, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है
कि मेरा धीरे धीरे बिजनेस से शिफ्ट हो रहा हूँ सोशल एक्टिविटीज में। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मैंने छोड़ दिया है, और मेरे दोनों बेटे राघव केशव ने मोटे तौर पे सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। पर मैं अवेयर रहता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बच्चों से बात भी करता हूँ। और अभी इसी वीक में इन्होंने एक 45 लाख रुपए का प्रीमियम जो है वो उनको मिला है, एक 26.5 लाख प्रीमियम मिला है। और इसे करके अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम। और मैं भी थोड़ा बहुत जानता उनके बीच में अपना जो भी सलाह मशवरा होता है वो चलता रहता है। मेरा बेसिक काम मैं बताता हूँ क्या करता हूँ मैं। मेरा काम है प्रोस्पेक्ट का, क्योंकि मेरा जो सोशल लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं वो मैं बच्चों से शेयर करता हूँ। और अब जिनको लाइफ में मैं कभी इंश्योरेंस की बात जिनसे मैं कर नहीं पाया, अब राघव केशव उन लोगों से बात करते हैं। तो ये एक बस मेरा यही काम है कि वो उनसे उनको जोड़ देना, राघव केशव को। और मैं अब आगे से, आज की भी मैं शेयरिंग सुन रहा था, तो बीच में एक बहुत लंबा गैप हो गया है। तो मैं अब वो गैप नहीं करूंगा। आपको हर फ्राइडे मैं यहाँ रहूंगा क्लास में, ये मेरा आप लोगों से वादा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपकी, हमारे को आपकी प्रेजेंस चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। ये परिवार आपका बनाया हुआ परिवार है। तो बस आप यदि यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे तो भी हमारे लिए हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। और हम और नए से नए इसमें जितने भी अच्छी चीजें हो सकती है उसको करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अब मेरे ख्याल से शेयरिंग पूरी होगी और ऑलरेडी हम 13-12-13 मिनट आगे भी आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम ना लगा करके हम रोचक पुरी जी को बुलाएं। मैं रोचक पुरी जी को बुलाने के लिए हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर श्री अशोक कालरा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रोचक भाई को फॉर्मली आमंत्रित करें। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। रोचक भाई, जिनका नाम ही रोचक है, और रोचकपुरी फ्रॉम मिस्टर विकासपुरी, जो विकासपुरी से आते हैं और हमारे रोचकपुरी होते हैं। इन कितने रोचक हैं कि कब बातों बातों के अंदर इंश्योरेंस बेच देते हैं, कब बातों बातों के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कर देते हैं, कब बातों बातों में एक इनकम ट्री खड़ा कर देते हैं, ये पता ही नहीं लगता। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय आपके और रोचकपुरी के बीच में ना लूं, और रोचक भाई को हम इनवाइट करते हैं। मैं अकेला ही इनवाइट क्यों करूं? मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ने एफपीआरटी के तरीके से जोरदार तालियों से, चैट बॉक्स से तुरंत फटाफट रोचक भाई को बुलाते हैं और वेलकम करते हैं रोचक भाई का। वेलकम रोचक भाई। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद अतुल भाई का, एफपीआईटी बोर्ड का, चेतन जी का, जिन्होंने ये एफपीआईटी का सेशन स्टार्ट किया हम सब लोगों के लिए, जिसके कारण से मैं समझता हूँ कि लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और अभी हम अतुल जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि रेगुलर बेस पे लर्निंग, उसका कोई तोड़ नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। तो रेगुलर बेस पे लर्निंग का कोई तोड़ नहीं है, और इसीलिए ये एफपीआरटी पे हम लोग फ्राइडे को 8 बजे मिलते हैं। मेरा कोई पीछे कुछ टाइम से एफपीआरटी में मैं भी राजेश चेतन जी की तरह से थोड़ा सा मेरा भी एब्सेंस लग रही है, पर मेरी कोशिश रहेगी मैं दोबारा से इसको दोबारा से स्टार्ट करूं, ज्वाइन करूं आप लोगों के साथ में, मैं भी लगातार मोटिवेट होता रहूं। दोस्तों, आज जो सेशन की बात है, आज अतुल जी ने जो बात की कि भाई आज सेशन लेना है, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या शेयर किया जाए। क्योंकि देखिए, हम सब लोग में से, जहां तक मैं समझता हूँ, इस टाइम हमारे पास राइट नाउ कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? 74 सर, 74। 74 पीपल।
तो 74 हमारे पास है। और अगर आप देखें कि रेगुलर बेस पे 90 सर ये 100 फ्लोर। अभी अभी अगले 15-20 मिनट में 100 हो जाएंगे सर। ये आज का जो हमारा मैक्सिमम 100 होता है वो उतना हो जाएंगे सर। वेरी गुड। तो 90-100 लोग हमारे पास लगातार यहाँ होते ही हैं। तो ये दिस इटसेल्फ शोज कि हम सब लोग ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लर्न करना चाहते हैं। और यहाँ हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया चल रहा है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। कि भी कैसे क्लाइंट के पास जाएं, कैसे बात करें, क्या डिस्कस करें, क्लाइंट की कौन सी जरूरत है जो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो सब कुछ चल रहा है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई अल्टीमेटली यहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब कुछ जानते हैं, मैं इन्हें बताऊंगा क्या। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना एक चीज है बड़ी मेरी, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे लगा मुझे वो शेयर करना चाहिए, तो आज मैं उसी की बात करूंगा। और रादर ये कोई कॉन्वर्सेशन हमारी ऐसी नहीं रहेगी कि मतलब मैं कुछ सिखाने आया हूँ। मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि जो मैं अपने क्लाइंट से करता हूँ। और कहीं कहीं पे मैं देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ भी इस तरह की क्या सिचुएशन आती हैं और उसमें आप क्या करते हैं। तो जहां जहां मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा आपका भी सपोर्ट मिले। तो आर यू रेडी? प्लीज आप चैट बॉक्स में मेरे को बताइए कि अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं कि इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ी तो इंटरेक्ट करेंगे। श्योर श्योर रोचक भाई। वेरी जी, कुलदीप जी यस कह रहे हैं, पुनीत जी, संदीप जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। इंटरेक्ट जब हम करते हैं ना तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि मुझे ना काली दीवार से इंटरेक्ट करने में मजा नहीं आता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर इंटरेक्ट करेंगे तो एक काली दीवार हटा के अपना सुंदर सा चेहरा सामने दिखाएं, सो दैट हम इंटरेक्ट कर सकें। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अभी जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अल्टीमेटली हम बात क्या करते हैं, हम उनसे किस तरह की कॉन्वर्सेशन करते हैं। यस प्लीज, एक दो लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहूंगा इसमें। हम क्या बात करते हैं लोगों से? तो पुनीत जैन जी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। हाँ जी पुनीत बताएं। नमस्ते भैया, कैसे हैं भैया आप? नमस्ते पुनीत, कैसे हो? बिल्कुल। जनरली जब जाते हैं क्लाइंट से मिलते हैं तो उनका हालचाल पूछते हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है, सब घर में ठीक है, क्या चल रहे हैं। बातों बातों में फिर आगे 15-20 मिनट ऐसी बात होती है, फिर थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्लाइंट कंफर्टेबल है, सुन रहा है हमें। तो उसके बाद फिर आगे इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं। परफेक्ट है। और तो 2-3 मिनट में पता लग जाता है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है फॉर द इंश्योरेंस और नॉट। ज़्यादा अगर नहीं है तो ज़्यादा हम नहीं पीछे पड़ते, फिर नमस्ते करके बस वहीं से वापसी। वेरी गुड। तो ये बड़ा अच्छा करते हैं, मेरे ख्याल से हम में से सभी लोग ऐसे करते हैं। मतलब वी वर्क लाइक ए डॉक्टर। कि डॉक्टर के पास कोई अगर आता है या डॉक्टर किसी का जाता है तो सबसे पहले चेक करता है थर्मामीटर लगा के कि इसको भाई प्रॉब्लम क्या है। बीपी चेक करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, वाइटल साइंस चेक करते हैं। हॉस्पिटल में भी कहीं जाते हैं, इमरजेंसी केस होता है, सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करते हैं। अकॉर्डिंगली वहां पर उसकी दवाई का बात होती है। तो यह बड़ा अच्छा करते हैं, सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, राइट। तो अभी ना मैं कुछ समय से जब से मैं ट्रेनिंग्स पे जुड़ा, तो मैं भी रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग्स, जैसे अतुल भाई बता रहे थे, मैं रहता हूँ और कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो अभी जो आज मैं बात करूंगा ये मेरा अपना खुद का नहीं है कुछ भी, ये हमने ट्रेनिंग्स से सीखा है। तो सबसे पहला तो हमारे को ये समझना है कि ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पैसे दे के जो ट्रेनिंग ली जाती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम फ्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है, नहीं ऐसा नहीं है। बट जब आप किसी सेशन को, किसी ट्रेनर को अटेंड करते हैं जहां पर आप उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, उसका वैल्यू ही कुछ और होता है। तो आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर, या जितने भी ट्रेनर्स बात करेंगे, ये वो ट्रेनर्स हैं जो लाखों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग्स में सीख के फिर आपसे शेयर करते हैं। इसमें इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी लीडर का या किसी ट्रेनर का इंफॉर्मेशन एज इट इज थोपना चाह रहे हैं। हम सिर्फ अवेयर करना चाहते हैं कि आप सब लोग भी
जो लोग इस ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनर्स को भी अटेंड करें। एनीवेज, अब मैं ट्रैफिक की बात शुरुआत करता हूं। तो मैं जो अगर अपने एग्जांपल की बात करूं तो हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे शेयर करते हैं, मैं कैसे जाता हूं। तो सबसे पहले तो ना, मैं किसी के साथ ना इंश्योरेंस की बात जनरली करता ही नहीं हूँ। मैं नॉर्मल उनसे डिस्कशन करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और मैं उनसे बात करता हूँ वेल्थ क्रिएट करने की। हर आदमी को क्या चाहिए? वेल्थ चाहिए। यस और नो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। किस किस को लगता है कि हर आदमी वेल्थ का इच्छुक है, उसको वेल्थ चाहिए, राइट? अब वो वेल्थ किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। वेल्थ उसके लिए अपने लिए हो सकती है, वेल्थ उसके परिवार के लिए हो सकती है। तो हमें सबसे पहले समझना यह है कि इंश्योरेंस तो किसी को भी नहीं चाहिए। इंश्योरेंस अगर किसी कोई आदमी ऐसा है कि जो आपके पास आपके ऑफिस में आता हो, कहता हो मेरे को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए या मेडिक्लेम चाहिए, आई डोंट थिंक सो। तो हर एक आदमी को चाहिए वेल्थ। तो अगर वेल्थ की बात करेंगे तो आदमी सुनता है। अब वेल्थ में अगला क्वेश्चन आता है, वेल्थ किस पर्पस के लिए चाहिए, वेल्थ क्यों चाहिए? तो वेल्थ के भी कई कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उसको अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए वेल्थ चाहिए हो। ये भी हो सकता है उसको अपनी ना रहने पर अपनी फैमिली के गोल्स को अचीव करने के लिए वेल्थ चाहिए हो। अब आप बताइए, वेल्थ में अगर हम बात करते हैं तो वेल्थ में इन दो बातों के अलावा कोई वेल्थ होती है? यस और नो? हमें वेल्थ दो तरीके से चाहिए। या तो मैं हूं तो मैं अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख सकूं, मैं उनके गोल्स पूरे कर सकूं, या तो तब वेल्थ चाहिए। या हमें वेल्थ कब चाहिए? मैं ना रहूं तो मेरे बीवी बच्चे, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे बच्चों की मैरिज, मेरे स्पाउस जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, ये दो चीजों के लिए वेल्थ चाहिए। तो हम जो बात करते हैं वो वेल्थ की बात करते हैं। और वेल्थ को बात करने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहली बात कि फ्यूचर में वेल्थ दो तरीके से चाहिए। एक तो प्रिडिक्टेबल इवेंट्स को कवर करने के लिए, और एक चाहिए होती है अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को कवर करने के लिए, राइट? क्या मैं शेयर कर सकता हूं कुछ? शेयरिंग राइट्स है मेरे पास? हाँ सर, आप करिएगा, वो प्लीज राइट्स दे रखे हैं सर। ओके। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम शेयरिंग, हम जो बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, जो कवर करने के लिए उनको, उनकी उसके लिए उनका कोई सोल्यूशन देने के लिए, उसके लिए उनकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इंश्योरेंस थोड़ा बेच रहे हैं, हम तो उनकी प्रिडिक्टेबल नीड्स और अनप्रिडिक्टेबल नीड्स की, उनकी भरपाई करने के लिए, उनकी जरूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर बात आती है प्रिडिक्टेबल इवेंट्स कौन सी है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स कौन सी है, तो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स तो सबको पता है कि अगर हम काम करते करते किसी को हेल्थ का इश्यू आ जाए, किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए या डेथ हो जाए, तो उसके कारण से ये फ्यूचर इवेंट ऐसा है जो लाइफ के, उनकी फैमिली के गोल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस अनप्रिडिक्टेबल इवेंट को हम किसी ना किसी चीज से रिप्लेस कर देते हैं, और वो क्या चीज है? वो एक इंश्योरेंस ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्रिटिकल इलनेस हो, मेडिक्लेम, अगर हेल्थ का कोई इशू हो, लाइफ डेथ से रिलेटेड हो, तो वो चीजें हम इंश्योरेंस के बिना बेच ही नहीं सकते। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में कहीं भी जो, मतलब हम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को कवर कर सके? आई थिंक नहीं। तो जब हम ये बात करेंगे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट की, उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं प्रिडिक्टेबल इवेंट। अब प्रिडिक्टेबल इवेंट कौन सी है? प्रिडिक्टेबल इवेंट वो है जैसे बच्चे की शादी होनी है, बच्चे की एजुकेशन होनी है, अपने रिटायरमेंट है। ये क्या चीज है? ये होना ही होना है। बच्चे की 18 साल तक एज पे उसको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। 25 से 28 साल की एज में बच्चे की मैरिज के लिए पैसे चाहिए ही चाहिए।
रिटायरमेंट के टाइम पर अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है तो उसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या चीज है? प्रिडिक्टेबल इवेंट है। अब प्रिडिक्टेबल इवेंट को हम किसी पे डिपेंड ना हो ऐसा काम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज एक कॉर्पस बनाना पड़ेगा, आज हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट? तो जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहला तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो सामने वाला को ये महसूस होता है और एक्चुअल में हम कर भी रहे हैं ये, कि हम उनकी जरूरत पे उनकी नीड को असेस करने के बाद हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की फ्यूचर इवेंट्स क्या है, प्रिडिक्टेबल इवेंट्स और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। अब इसके बाद हम उनसे बात करते हैं कि देखिए प्रिडिक्टेबल इवेंट्स, और आप देखिए ग्रीन में प्रिडिक्टेबल इवेंट्स है और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट रेड में लिखा हुआ है। अब इनमें भी प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स में भी ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियली इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है। अब समझने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए अनप्रिडिक्टेबल इवेंट से अगर कोई लॉस हो सकता है वो क्या हो सकता है वो समझते हैं। सबसे पहले पेरेंट के ना रहने पर बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, स्पाउस का इंडिपेंडेंट रहना ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए? हमें उसको इंश्योर करना चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप इंपॉर्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल के जो सर्कल पे ऊपर साइड पे लिखा हुआ है इंश्योर करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज है जो अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन नॉट सो इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में मिरर जो है गाड़ी का साइड मिरर टूट जाता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कारण लॉस हो सकता है, तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वो हम अपनी जेब से भी पूरा कर सकते हैं, उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। इसी तरह से अगर हम दूसरे सर्किट साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पर, प्रिडिक्टेबल इवेंट में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है और एक नॉट सो इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिडिक्टेबल इवेंट पे इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? बच्चे की हायर एजुकेशन, इज इट इंपॉर्टेंट? यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे की शादी बहुत अच्छे से हो, इज इट इंपॉर्टेंट? यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। हमारी रिटायरमेंट में हमें किसी पे डिपेंड ना करना पड़े, इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेनी पीपल। हमारे ना रहने पर हमारे स्पाउस को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो यानी कि जो प्रिडिक्टेबल इवेंट है और जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर फ्रॉम नाउ, आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर प्रिडिक्टेबल है और नॉट सो इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेन टूर जाना है बच्चे के साथ में, इंपॉर्टेंट नहीं है, जाएं तो भी चलेगा, नहीं चाहें तो भी चलेगा, तो उसके लिए कोई अल्टरनेट प्लान हम शेयर कर सकते हैं। अब आप यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए, यहां पर हम जो अपने सॉल्यूशंस लोगों को देते हैं वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल जो कि इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने के लिए देते हैं। लेकिन हम बात क्या करते हैं? ये पॉलिसी आई है, ले लो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसा करते हैं, लेकिन अभी आई एम श्योर कि हम जितने एफपीआरटी के लोग हैं, हम लोगों को समझने के बाद, उनकी जरूरत समझने के बाद कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं उनसे, राइट? तो उसके बाद ये जब हमने बात कर ली, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उनसे कि ये जो चीज है अनप्रिडिक्टेबल और प्रिडिक्टेबल, तो प्रिडिक्टेबल इवेंट के लिए हमें अगर कुछ करना है तो हमारे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरूरी क्या है? सबसे पहले हमारे को कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उस प्रिडिक्टेबल इवेंट को कवर करने के लिए काम कर सकते हैं, तभी उसको कवर करने के लिए कॉर्पस बना सकते हैं, तभी वो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अब वो प्रिंसिपल्स क्या है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। बच्चा जैसे ही अपनी जॉब स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग इज द रॉन्ग फॉर्मूला,
बट इनकम माइनस सेविंग, सॉरी, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग इज द रॉन्ग फॉर्मूला, और इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू राइट एक्सपेंस इज द राइट फॉर्मूला। तो शायद हम बच्चों को मनी मैनेजमेंट बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए आए हमारे पास, तो हमने डिसाइड किया कि मैं 20% में बचाऊंगा, तो 20 रुपए बचा लिए, 80 रुपए खर्च करें, तो यानी आपने डेडिकेट कर दिया 20 रुपए तो बचाने ही बचाने हैं। दूसरे एक्सपेंस, दूसरे चीज में जो आज की डेट में हम देखते हैं यंग जनरेशन कर रही है, कि जितना इनकम आ रही है वो सारा खर्चा हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं बचाए ना बचाए। तो लाइफ में कौन व्यक्ति ज्यादा पैसा बचा पाएगा आज से 10 साल के बाद, किस आदमी को अप्रोच करेंगे? जो पहले खर्चा कर देता है, फिर बचता है तो बचाता है, नहीं तो नहीं, या जो व्यक्ति पहले पैसा बचाता है और उसके बाद एक्सपेंस करता है। तो यहां सब लोग इस बात को जानते हैं कि पहले पैसा बचाने वाला व्यक्ति लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा बचा पाएगा, ज्यादा वेल्थ जनरेट कर पाएगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि कहाँ बचाएं, कैसे बचाएं, प्रश्न ये है पहले तो बचाएं। पहले तो अगर प्रिडिक्टेबल इवेंट को हमें कॉर्पस क्रिएट करना है, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि पहली सैलरी से, पहला इनकम से अपने पैसे को बचाया जाए और अपना खुद का एक रूल बनाया जाए। बस 20% तो 20%, 10% तो 10%, 30% है तो 30%, की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी मैं नो मैटर व्हाट वो पैसा सेव करूंगा ही करूंगा। तो ये रूल जो है हमें, वो गोल्स जो प्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं, जो बच्चे की शादी है, बच्चे की एजुकेशन है, हमारा खुद का रिटायरमेंट है, स्पाउस का रिटायरमेंट है, उसमें अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, अगर उसमें वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो किए बिना हो ही नहीं सकती। ये हमें समझना है और यही हमें अपनी आने वाली जनरेशन को समझाना है। इसके बाद दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इन्होंने क्या बोला? कैपिटल ग्रो बाय पार्सिमनी एंड डिमिनिश बाय प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट। ये हम अतुल जी के मुंह से कई बार सुन चुके हैं। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पैसा है ना, वो बचाने से, पार्सिमनी मतलब कि हम थॉटफुल होके अगर खर्चा करते हैं, बचा के खर्चा करते हैं, बचाते हैं, तो उससे बढ़ता है। और प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट अगर करते हैं तो उससे पैसा खत्म हो जाता है। प्रोडिगैलिटी एंड मिसकंडक्ट मतलब हम एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करते हैं, या अगर मॉरली हम कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो उससे पैसा खर्च हो जाता है। जो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ देखा कि पैसा बहुत कमाने के बावजूद भी उनका पैसा लास्ट टाइम तक बचा नहीं। तो दूसरा रूल हमें ये समझना है, पहला इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग इज द रॉन्ग फॉर्मूला, जबकि राइट फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। दूसरा, अगर हम ठीक तरीके से बचा के चलेंगे, ठीक तरीके से जरूरत के हिसाब से खर्चा करेंगे, फालतू की चीजों में नहीं खर्चा करेंगे, तभी वो पैसा लॉन्ग टर्म बचेगा। अब ये प्रिंसिपल, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम कई बार इसको हल्के में ले लेते हैं। आप देखेंगे कई बार हम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार पैसा ही नहीं है यार, रिटायरमेंट प्लानिंग तुम बोल रहे हो, पैसा कहाँ से लाएं यार। अब पैसे उनके पास होते हैं, बट इशू क्या होता है, ये दो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे होते। कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे खर्चा हो रहा होता है जिसकी नीड नहीं है, एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चा है। एप्पल फोन आया, नई सीरीज आई, हर 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में जब भी सीरीज नई आ रही है उनको लेना ही लेना है। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं? तो यानी कि पैसा है, बट उनको ये रियलाइज नहीं है हो रहा कि हम जो खर्चा कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से खर्च रहे हैं, सही जगह कर रहे हैं। जहां ये हमें समझ में लोगों को आ गया, वहां उनको ये क्लैरिटी होगी कि हाँ, पैसा बचाने से ही बचेगा। इसके बाद उन्होंने क्या बोला? रेगुलरिटी इज द की टू वेल्थ। रेगुलरिटी ऑफ व्हाट? कोई भी काम अगर रेगुलर बेस पे करो, उसी से ही हमें रिजल्ट आते हैं। अब आप देखिए, जिम में जाते हैं तो जिम में जाने के बाद क्या ऐसा होता है कि एक हफ्ता जिम गए तो हमारे जो
बॉडी में जो हम शेप चाहते हैं वो मिल जाए? नहीं मिलती। हमें लगातार 6 महीने, साल, 2 साल जाना पड़ता है टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ फिटनेस या टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ बॉडी जो हम चाहते हैं। इसी तरह से अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ऐसा नहीं है कि आज दिल किया तो बचा लिया, अगले साल पैसे नहीं है तो नहीं बचाया। हमें हर रेगुलर बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरे को पैसे बचाने ही बचाने हैं, यानी पहले दो प्रिंसिपल्स को ये आगे सपोर्ट करता है। और एक्चुअल में भी ऐसा ही है। आप देखिए बच्चे को, क्या ऐसा हो सकता है स्कूल में 365 दिन में अगर 200 दिन स्कूल लगता है तो उसको 10 दिन भेजें, 20 दिन भेजें, 40 दिन भेजें, 100 दिन भेजें तो वो पास हो जाए, या वो उसने अच्छे नंबर ला सके, या उसका उतना मेंटल डेवलपमेंट हो सके? हर एरिया में रिजल्ट अगर चाहिए तो रेगुलरिटी चाहिए। वेल्थ क्रिएट करनी है उसमें भी रिजल्ट चाहिए तो रेगुलरिटी चाहिए। एक डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलरिटी चाहिए, तभी वो आपकी वेल्थ जनरेट हो सकती है। तो अब प्रश्न इसमें यहां ये भी आता है कि अगर रेगुलरिटी इज द की टू वेल्थ, तो हमारे पास मार्केट में ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलरिटी से वेल्थ क्रिएट करने में आपको एक फोर्स्ड डिसीजन देते हैं? हमें उस पे बात बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर हमारी मर्जी हो तो हम जमा कर दें, नहीं मर्जी हो तो बंद कर दें। मर्जी है, आज मर्जी है 500 रुपये जमा करनी है 500 कर दिए, कल मर्जी है 5 लाख करने की 5 लाख कर दिए। तो हमें इस रूल को भी समझना पड़ेगा, जो अभी जोगिंद्री जी ने बड़े अच्छे से शेयर किया कि C+D = R, वो भी बात करेंगे अभी। ये एक वॉशर वुमेन थी, ओसिला मैकैथी, हमने आगे भी इस बारे में बात की है, आप गूगल पे जाके चेक करिएगा। ये वॉशर वुमेन थी, ये अपना जब इनको सैलरी मिलती थी तो थोड़े से पैसे जाके बैंक में जमा कर देती थी, और 40 साल तक लगातार उन्होंने रेगुलरली पैसे जमा किए। जब 40 साल बाद वो बैंक में लास्ट पैसा लेके गई जमा कराने के लिए, तो बैंक वाले को बोला उन्होंने कि ये मैं आज आखिरी बार पैसे जमा कराने आई हूँ, कल से मैं पैसा जमा कराने नहीं आऊंगी, बट आई वांट टू थैंक यू कि आपने हमेशा मुझे इज्जत से देखा। आपके पास तो लोग लाखों रुपए जमा कराते थे, पर मेरे पास तो थोड़े से पैसे थे, पर आपने हमेशा मेरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। तो उस क्लर्क ने पूछा उर्सिला मकेथी से कि मैडम आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? जिसके ऊपर मैडम ने बोला कि मुझे लगता है $30,000-40,000 होंगे। तो उस क्लर्क ने बोला कि आपके पास $200,000 है। तो शी वाज शॉक्ड कि इतने पैसे कहाँ से आ गए। एंड उन्होंने उसमें से $100,000 का एक एनजीओ बना दिया, जहां पे अंडर प्रिविलेज लोगों को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए उन्होंने काम किया काफी। एंड उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड किया कि भाई ये वॉशर वुमेन से इन्होंने करियर स्टार्ट किया था, नाउ शी हैज बिकम फिलैंथ्रोपिस्ट। सो अमित जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, व्हाट हैपेंड विद हर इज कंपाउंडिंग रिटर्न ऑन द रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। रेगुलरली सेव हो रहा था, रेगुलरली सेव हो रहा था विदाउट एनी ब्रेक। तो रेगुलरिटी ऑलवेज पेस। तो हमारे को ये समझना है, कंपाउंडिंग प्लस रेगुलरिटी मेक्स ए डिफरेंस, राइट? उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लाइफ में। कहीं पर भी अगर C+D है तो वही रिवॉर्ड है, ये हमें समझने की जरूरत है। नाउ C क्या है? C स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, C स्टैंड्स फॉर कंपल्शन, C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। जहां पर ये चीजें होंगी वहीं पर रिवॉर्ड आएगा, जहां पे ये चीज नहीं होगी वहां रिवॉर्ड नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल देखिए, बच्चे का स्कूल है, कमिटमेंट है, बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, कंसिस्टेंटली जाना ही जाना है। कंपल्शन है, नहीं भी मन कर रहा तो भी जाना ही जाना है, होमवर्क पूरा करना है। डिसिप्लिन है, तभी वो अगली क्लास में प्रमोशन होता है। आप जॉब में रहे हैं, आपके सर्कल में कोई जॉब में रहे हैं, आप उसमें देखिए जो जॉब में सक्सेसफुल है वहां भी यही चीज है। कमिटमेंट है, हर रोज जाना ही जाना है, कंसिस्टेंटली जाना ही जाना है। कंपल्शन है, जो बॉस ने दिया काम करना ही करना है, डिसिप्लिन से रहना है वहां पे, देन ओनली उनकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट्स हैं। आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कंपल्शन है, अपना ऑफिस पे पहुंचना ही पहुंचना है,
कंसिस्टेंटली अपने क्लाइंट्स को सर्व करना ही करना है, कमिटमेंट के साथ करना ही करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, देन ओनली आप उसमें बिजनेस को ग्रो करते देखेंगे। और इसी तरह से अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो उसमें भी कंपल्सर और कंपल्शन होना चाहिए किस बात का, कि नो मैटर व्हाट मुझे इतने पैसे जमा करने ही करने हैं, कंसिस्टेंटली करने ही करने हैं, कमिटमेंट के साथ करने ही करने हैं। और डिसिप्लिन किस बात का, जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हो जाएगा तब तक मैं उस पैसे को विड्रॉ नहीं करूंगा। अगर ये चीजें हैं तभी रिवॉर्ड है, ये चीजें नहीं है तो रिवॉर्ड नहीं है। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमारे पास कितने लोगों की लाइफ में C+D ऑलरेडी होता है, जो कंसिस्टेंटली कुछ काम करते हैं, कंपल्शन के साथ कुछ काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ कुछ काम करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। तो अगर वो ऐसे हैं तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन रह जाते हो, वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट में भी सी कंपल्शन कंसिस्टेंटली कमिटमेंट से कर लेते हो। यानी कोई भी प्रोडक्ट उठाया, चाहे वो PPF है, चाहे वो बैंक FDs हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, अगर वो कंसिस्टेंटली कमिटमेंट के साथ कंपल्शन के साथ जो डिसाइड किया वो पैसा जमा कर रहे हैं और डिसिप्लिन रखा उन्होंने कि जब तक मैं जिस गोल के लिए पैसा इकट्ठा किया वो पूरा नहीं हो जाएगा तो मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, वही लोग वेल्थ जनरेट करते हैं। माइंडेड वही लोग वेल्थ जनरेट करते हैं। लेकिन जो लोग किसी खुशी के कारण, किसी दुख के कारण अपनी चलती हुई इन्वेस्टमेंट्स को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, वो लोग उस वेल्थ को, जो गोल की बात है, उस गोल पे पहुंचने के लिए वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न ये है कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ में ये कर सकते हो तो आप कहीं भी पैसा लगा लो, आप वेल्थ जनरेट कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास C+D इनबिल्ट नहीं है तो आपको एक प्रोडक्ट अपनी किटी में ऐसा जरूर रखना चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट गोल के लिए, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के गोल के लिए, चाहे वो बच्चों की मैरिज के गोल के लिए, जो हम प्रिडिक्टेबल इवेंट्स की बात कर रहे थे, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी पैसे की पूरी हो वो ऐसे प्रोडक्ट से पूरी हो जिसमें इनबिल्ट C+D=R हो। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान्स हैं, क्या उसमें C+D=R है? जस्ट चेक करिए। मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कंपल्शन है, उसमें कमिटमेंट है, हर साल प्रीमियम देना ही देना है, उसमें कंसिस्टेंसी है, हर साल देना ही देना है, उसमें जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक डिसिप्लिन होना ही होना है, और तभी वो पैसे रिवॉर्ड के आ रहे हैं। और बाकी हमारे साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं। क्या प्रोडक्ट सारे, क्या हमारे प्रोडक्ट अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट और भी अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, इक्विटी भी अच्छा है, PPF भी अच्छा है, पर मेरा पर्पस किससे अचीव हो रहा है? मेरे पर्पस को कौन गारंटेड पूरा कर रहा है, हमें उसकी बात करनी है। तो जहां पर भी C+D=R है इनबिल्ट, वो अगर हमारे किटी में है, एटलीस्ट जो प्रिडिक्टेबल इवेंट है, जो प्रिडिक्टेबल इवेंट जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट का मतलब जैसे कि अगर मेरे को बच्चे की शादी के लिए 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लगता मान लीजिए, तो 1 करोड़ रुपया C+D=R से ही आना चाहिए। यानी अगर बच्चे की शादी में अगर लगता है 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हमारे को क्या करना चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ चाहिए वो हमारे को यहीं से आना चाहिए। अगर 2 करोड़ आ जाए बड़ी अच्छी बात है, तो बाकी का 1 करोड़ जो है, ऊपर वाला 1 करोड़ है, उसके लिए आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जहां पे C+D ना भी हो तो चलेगा, जहां पर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आने के चांसेस हो तो चलेगा। अब मैंने चांसेस बोला, वो क्या रीजन है उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात हमने शेयर की विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपको इकट्ठा करना है, लेटेस्ट से आपका एक गोल है, वो गोल एक लेटेस्ट से 60 साल की एज में आप पैसा क्रिएट करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपया,
लेकिन उसके लिए अगर आपके पास रिमेनिंग पीरियड, आप देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ इयर्स टू रीच गोल, अगर आपके पास 35 साल बचे हैं तो आप 84,000 रुपये, 84,659 रुपये हर साल बचा लेंगे तो 1 करोड़ में पहुंच जाएंगे। देखिए ऊपर मैंने लिखा है ईयरली टारगेट ऑफ 1 करोड़ और ईयरली सेविंग रिक्वायर्ड, ये दो चीजें लिखी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 25 साल की उम्र में करते हैं तो 60 साल तक के लिए आपके 35 साल बचे, 84,000 रुपये हर साल बचा लेंगे तो भी 1 करोड़ में पहुंच जाएंगे 6% रेट ऑफ रिटर्न पे। लेकिन अगर 6% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो आप अगर 30 साल बच गए, यानी आपने शुरुआत 30 साल पे की, तो आपको 1,19,000 बचाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 25 साल बचे, यानी आपने शुरुआत 35 साल पे की, तो आपको 1 करोड़ 1,71,000 बचाने पड़ेंगे। आप 40 साल पे पहुंच गए, यानी 20 साल बचे हैं आपके पास, तो आपको 2,58 बचाने पड़ेंगे। आप 45 साल पे पहुंच गए, 15 साल बचे, 4 लाख बचाने पड़ेंगे। आप 10 साल बचे हैं और आपको 1 करोड़ पहुंचने के लिए 7,15,000 बचाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हम किसी से बात करते हैं 50 साल के बंदे को, 45 साल के बंदे को, तो उसको लगता है कि यार 4 लाख बचाने पड़ेंगे। तो 4 लाख इसलिए बचाने पड़ेंगे क्योंकि आपने पहले रूल को वायलेट किया, आपने शुरुआत से सेव ही नहीं किया। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस स्टार्ट ही नहीं किया। अगर इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस स्टार्ट किया होता तो ये 84,000 से भी बात बन जाती। राइट, आगे चलते हैं। अब अगर यहां पर देखिए नंबर ऑफ इयर्स टू रीच द गोल नीचे लिखा हुआ है और रिक्वायर्ड यील्ड हमने ऊपर लिखा हुआ है। 1 करोड़ का अगर पैसा चाहिए तो कितने परसेंटेज रिटर्न हमें मिले, कि अगर हम सिर्फ 84,000 रुपये बचाना चाहते हैं। मान लो बंदा कहता है जी मैं तो 84,000 बचाता तो मेरा काम हो जाता, आज भी मैं 84,000 बचाऊंगा, मुझे रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए बताओ। तो आप देखिए अगर वो 25 साल पे शुरू कर रहा है तो 6% पे भी आप 1 करोड़ पे बचा देंगे उसको। अगर वो 30 साल पे शुरू कर रहा है, यानी 30 साल बचे रिटायरमेंट के लिए, तो उसे 8% रिटर्न चाहिए होगा, जो कि 6% के मुकाबले में 33% रिस्कियर है। आई एम नॉट सेइंग कि अचीव नहीं होगा, हम सिर्फ इसे समझ रहे हैं कि रिस्कियर है। कितना? 6% के मुकाबले में 33% रिस्कियर है। 35 साल की उम्र में स्टार्ट करता है, यानी 25 साल बचे, तो उसे 11% रिटर्न चाहिए होगा। 84,000 रुपये लगाए तो 11% रिटर्न वाले प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। अगर वो 40 साल पे पहुंच गया और 20 साल बचे हैं तो उसे ऐसे प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा जो 15% रिटर्न दे पाए। और अगर उसके पास 15 साल बचे हैं, 84,000 रुपये उसे डालना है हर साल के लिए 1 करोड़ लेने के लिए, तो उसे 23% रिटर्न वाले प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा। और जैसे ही और आगे बचा तो उसे 43% वाले प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा और आगे 133% प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट थोड़ा ही सेव करना चाहते हैं और रिटर्न बड़े चाहते हैं। तो हमारे को हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि हमें जहां पहुंचना है और जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कितना लॉजिकल है। राइट, तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि जब हम शुरुआत जल्दी करते हैं, हम स्टार्ट जल्दी करते हैं, तो हम किसी भी गोल को सेफली पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली से, लेटर से मैं विकासपुरी रहता हूं, तो विकासपुरी से मुझे गुड़गांव जाना है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, वहां मुझे 1 घंटा जाने के लिए लगता है। तो मेरे को अगर 1 घंटा पहले पहुंचूंगा तो हो सकता है पहुंच जाऊं आराम आराम से रश को देखते हुए। लेकिन अगर मैं 15 मिनट पहले पहुंचूंगा तो मैं बहुत आसानी से पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं मान लो पहुंच निकलता ही घर से पौना घंटा पहले हूं या आधा घंटा पहले हूं, तो मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क से मैं वहां पहुंच भी सकता हूं और नहीं भी पहुंच सकता हूं। क्या वो रिस्क लेना जायज है? तो जब हम इस चीज को समझते हैं कि वो रिस्क लेना जायज नहीं है, पहले निकलो, वही चीज हमारा इन्वेस्टमेंट में फॉलो होता है। क्या हमें वो इलॉजिकल रिस्क 43% वाला, 23% वाला, 133% वाला क्या लेना चाहिए? राइट, तो ये हमें समझना है, ये हमें समझाना है। राइट, हम किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं कह रहे, सारे प्रोडक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम आगे चलते हैं अभी। अब यहां पर हमने क्या बात की, अगर वो 1,71,000 बचाते हैं 1 करोड़ के लिए, तो उनके पास 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 2.6% से रिटर्न से भी पहुंच जाते हैं। अगर 45 साल से शुरू कर रहे हैं तो 15% पे पहुंच रहे हैं। यानी कि अभी जैसे जैसे समय बीता, या तो उनको पैसा ज्यादा सेव करना पड़ेगा या रिटर्न ज्यादा की बात करनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा रिटर्न की बात कर रहे हैं
यानी उतना बड़ा हम रिस्क भी ले रहे हैं अपने लाइफ के साथ, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं विद आवर पोर्टफोलियो, राइट। आगे चलते हैं। कई बार ना हम ये देखते हैं, बोलते हैं रिस्क, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये फॉर्मूला ना सही नहीं है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? हायर द रिस्क, हायर इज द पोटेंशियल टू रिवॉर्ड, बट हायर इज द पोटेंशियल टू लॉस आल्सो, जो कि बताया नहीं जाता, इसको छुपा दिया जाता है। साइंटिफिक फॉर्मूला यही कहता है, अगर हायर रिस्क है तो रिवॉर्ड का पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन लॉस का भी पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अगर रिस्क लोअर है तो पोटेंशियल ऑफ लॉस भी लोअर है और रिवॉर्ड का जो पोटेंशियल है वो भी लोअर है। तो यानी कि हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या हमें रिस्क कम लेना चाहिए, राइट? यहां पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो हमारे को ये समझ में आती है कि जो भी ऐसे प्रिडिक्टेबल गोल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उसके लिए हमें डिफाइन करना चाहिए हमें कितना, कम से कम कितना पैसा चाहिए होगा। बच्चे की शादी है, कम से कम 1 करोड़ चाहिए, उसको विदाउट रिस्क में डालो। आपका काम 5 करोड़ चाहिए, तो जो मिनिमम 1 करोड़ है उसको विदाउट रिस्क में डालो, बाकी 4 करोड़ पे रिस्क लो। कौन कहता है, मना कौन करता है रिस्क लेने को? लेना चाहिए, बट कम से कम जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और उन गोल्स की जो लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट गोल है, उसके लिए हमारे को समझना है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को उस तरह से डिजाइन करना है कि कोई भी लाइफ में इवेंट आ जाए जिससे मार्केट हिल जाए, इकोनॉमी हिल जाए, तो वो गोल हमारा डिस्टर्ब था, राइट। आगे चलते हैं। यहां पर फाइनेंशियल पिरामिड की आगे कई बार बात हुई है, लेकिन मैं एक बार हल्का सा हिंट देता हूं। जब भी हम गोल्स की बात करते हैं, जब भी हम एसेट पैसों को एलोकेट करने की बात करते हैं, यहां पर वो आता है कि हमें सबसे पहले अपने इनकम, क्योंकि जो गोल्स हैं हमारे फ्यूचर गोल्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारी इनकम आती रहेगी, तो इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ इनकम यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहां पर हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट आते हैं। और जब हमारे पास थोड़ा पैसा और बचता है एलोकेशन के लिए, तो हमारे को रिस्क फ्री ग्रोथ में डालना चाहिए, यानी जो हम बात करिए अभी कि स्टार्ट अर्ली, रीच सेफली। और उसके बाद अगर हमारे पैसा बचता है तो हमें ग्रोथ विद रिस्क में डालना चाहिए, जहां हमारे को रिटर्न थोड़ी सी बेटर आए। उसमें कोई हर्ज नहीं है, डालना चाहिए, लेकिन अपना बेस स्ट्रांग करने के बाद। और उसके बाद भी पैसा है तो हमें हाई ग्रोथ आइटम पे डालना चाहिए। उसके बाद भी पैसा है तो हमें स्पेकुलेशन पे पैसा डालना चाहिए। अगर हम अपना पोर्टफोलियो इस पिरामिड के हिसाब से बनाते हैं, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का जो एक ड्रीम है वो सक्सेसफुली अचीव होता है। वो ऐसा नहीं होता कि कभी मार्केट अप है तो अप हो गया, डाउन है तो डाउन हो गया। वो हमेशा एक स्टेबल चलता है। तो हमारे को अपने गोल, जो प्रेडिक्टेबल गोल्स हैं, उनको फाइनेंशियल पिरामिड और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते अगर हम आगे लेके जाते हैं, तो एक्चुअल में एक ऐसी वेल्थ क्रिएट होती है जो कभी किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं जाती है या टम्बल नहीं करती, राइट। आगे चलते हैं। अब कई बार हमारे को ये क्वेश्चन आता है कि यार रिस्क किसको लेना चाहिए? हम कहते हैं ज्यादा टाइम पीरियड है हमारे पास, यंग एज है, तो यार यंग एज है तो बहुत टाइम पीरियड है, उसके पैसे ना हमारे को एक काम करने हैं, हम ना उसके पैसे इन्वेस्ट कराते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा हो ले, ताकि रिस्क ज्यादा ले, टाइम बहुत पीरियड बहुत है, तो भाई हमारे पास उसका पैसा भी जनरेट होगा। एक अच्छा थॉट है, आई एम नॉट सेइंग कि गलत थॉट है, लेकिन हमारे को ये भी समझना है रिस्क किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। आगे क्वाड्रेंट में ये रिस्क प्रोफाइलिंग हमने मतलब यहाँ शेयर की है। इसमें समझने वाली बात ये, नीचे बात आ रही है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, और लेफ्ट साइड पे बात आ रही है वाई एक्सिस पे कैपेसिटी। देखिए जब हम ना बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है ना, तो जब हम जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है उसको लगता है स्पीड में जल्दी जल्दी तेज चलाऊं, तो वो क्या होता है, वो ना रिस्क लेने को तैयार रहता है। लेकिन अभी उसका तो बैलेंस ही नहीं बना, उसको तो अतुल भाई बस ये 1 मिनट में खत्म करने लगा, उसका तो बैलेंस भी नहीं बना, और उसको तो अभी ये कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो तो वो अपने टांगों से उसको संभाल सके।
तो यानी उसके लिए अभी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, उसको धीरे धीरे चलाना है, उसको का बैलेंस बनाना है, सो दैट वो एक बार मूवमेंट आ जाए, उसके बाद उसको स्पीड बनानी है। तो ये हम बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए बात करते हैं या जब हम यंग लोगों को देखते हैं, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन विलिंगनेस टू टेक रिस्क हाई है। आप देखिए लेफ्ट साइड पे कैपेसिटी कम है, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं ईगरली, मेरे को भाई जो पैसे ना रातों रात डबल हो जाए। कैपेसिटी है नहीं, कैपेसिटी का मतलब इतना पैसा हो, जैसे लेटर से एक बंदे के पास 100 रुपए हैं, तो 5-7 रुपए का शायद रिस्क ले सकता है, पर 100 रुपए है उसका रिस्क ही वो 80 का लेने को तैयार है। तो हमारे को ये समझना है, जो यंग जनरेशन है अभी, वो उन्होंने जॉब किया है, बिजनेस शुरू किया है, उनकी कैपेसिटी अभी नहीं है टू टेक दैट रिस्क। उनके लिए हमारे को ऐसी चीजें देनी चाहिए जहां पर उसको वो कैपेसिटी से वो हैंडल कर सके। जिनके पास कैपेसिटी है, करोड़ों रुपया पड़ा है, अगर वो 5-7 लाख रुपए इधर उधर हो भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए हमारे को ये चीजें क्रिएट करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं जब भी क्लाइंट से बात करता हूं, मैं इस लेवल पे डिस्कस करता हूं। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है, उनके गोल्स डिफाइन करते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, देन हम डिसाइड करते हैं कि उनके लिए किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और फिर हम आगे बात करते हैं। इस तरह से करने से मैंने हमेशा देखा है, सामने वाला व्यक्ति हमें समझता है, सुनता है, और दोबारा आने का मौका भी देता है, और अगर कुछ इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म चलाता भी है। थैंक यू सो मच। बस ये मैं आज यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच FPRT बोर्ड, सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आप बहुत अच्छे ऑडियंस हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। रोचक भाई, एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करेंगे प्लीज? यस, अभी करता हूँ। थैंक यू सो मच रोचक भाई, आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन लिया और इतना सहज तरीके से आपने सारी बातें करी, और बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया कि कैसे हमें डिस्कशन करना चाहिए। ये बहुत रेलिवेंट आपने बात करी कि भाई हमें अपने गोल को सब पहले समझना पड़ेगा कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना विदाउट रिस्क ले सकते हैं। जो आज के दिन यंग जनरेशन है, डेफिनेटली वो यही बात कर रही है कि उनको बहुत जल्दी अपने गोल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। दे डोंट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वो डेस्टिनेशन का जो रास्ता है वो सही है या गलत है। ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि सुरेश अरोड़ा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुरेश अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। वाह जी वाह रोचक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। रियली आपने ना बिल्कुल जो हम लोगों को फील्ड की में उतर के क्या कहना चाहिए वो हमको आपने दिल से शेयर किया। मैं बॉटम ऑफ माय हार्ट आई पे थैंकफुल टू यू फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड फ्रॉम द बोर्ड आल्सो। और सेकंड थिंग रोचक जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा CNBC या और जो भी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है ना, वो तो यही बोलती है यंग जनरेशन को कि भाई आपके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, और वही उनके दिमाग में हांट रहता है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल। तो हमारी एक बीइंग ए मतलब इस लाइफ इंश्योरेंस में और उनके वैल्यू एडिशन के लिए हम लोगों को सबको ये कॉन्सेप्ट के साथ लोगों के पास जाना चाहिए और कॉन्सेप्ट को पूरा समझाना चाहिए जो आपने समझाया। तभी हम उनको एक अच्छे ढंग से सर्विसेज दे पाएंगे और उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर अरोड़ा सर, थैंक यू। अब मैं राजेश, एक बार सबको अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे। पहले एक बार 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट करके पूछ लीजिए कि आज का सेशन उन्हें कैसा लगा। बहुत बढ़िया बहुत सर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, रोचक सेशन रहा। हमेशा से सर का सेशन Excellent. अलग ही होता है। एक्सीलेंट तो बहुत सेशन। बढ़िया सुपर सुपर ग्रेट, सुपर सुपर। बहुत क्रिटिकल